डेली रिवीजन करो। कोई बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, अरे टाइम नहीं मिलता है, हर साल तो सबको 24 घंटा मिलता है, थोड़ी कि पिछले साल वाले इनको 48 घंटा मिल रहा था। उन लोग भी वही, जो टॉपर करता उसको भी 24 घंटा मिला, जो 400 450 लाया, जो फर्स्ट टॉपर सेकेंड टॉपर उसको भी 24 घंटा मिला, वो भी इसी तरह पढ़ा। वो कर लिए थोड़ा सोना के कॉपी पर पढ़ाया गया और अमेरिका से मास्टर आया, सब इसी तरह सिंपल ही आदमी पढ़ाया है। बस वो आदमी पढ़ा, उसको पता था कि हमको पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, ये दिमाग में वो बैठा लिया। उसी तरह आप लोग भी बैठा लो, हमको अच्छा नंबर लाना है, टॉपर करना है, नाम कमाना है। ये बतिया हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आज से बोलते आ रहे हैं, है ना। तो ये सब दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी में लिख दीजिए, जहाँ पढ़ते वहाँ साइड दीजिए चारों बगल कि हमको टॉप करना है, आगे भी पढ़ना है। जब तक हम नौकरी नहीं लेंगे तब तक मेरा शादी ब्याह ना कहीं हो, ये सब लिख दो, माँ बाप को पढ़ा दो, तब पढ़ेंगे तब न, पढ़बे करेंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 आज 10 क्लास का, जिसका नाम है त्रिभुज, जो आपके क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे टफ भी चैप्टर है, ये टफ चैप्टर है। अगर इसका एक भी क्लास आप छोड़ते हो तो फिर नहीं समझ में आएगा, एकदम खुले आम बोल दे रहे। अगर एक क्लास भी आप छोड़ते हो इस चैप्टर का तो आपका जरा सा भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट पल्ला नहीं पड़ने वाला है। एक दिन भी छोड़ते हो, अगला दिन आपको नहीं समझ में आएगा, अजीब लगेगा, क्योंकि पूरा तरह से थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला त्रिज्या खंड का फार्मूला लगा, वृत्त खंड का फार्मूला लगा, या त्रिभुज का फार्मूला लगा और जोड़ दो और घटा दो। अगर इस तरह का चैप्टर आप 5 दिन छोड़ दोगे तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का भी कॉपी देख के आप उतार सकते हो, समझ सकते हो, वो आसानी से 5 मिनट पूछ भी लोगे, आसानी समझ में आएगा। लेकिन ये सब चैप्टर पूछने के बावजूद भी नहीं समझ में आएगा, सुने जी अजीब जैसा लगेगा। इसलिए समझ में आवे चाहे नहीं आवे, क्लास में आइए, बैठल रहिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते 2 दिन नहीं समझ में आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5वां दिन से आपको पक्का समझ में आने लगेगा, सुने जी। और जिस दिन से समझ में आने लगेगा ना, समझो उस दिन से जितना पीछे वाला आपका प्रॉब्लम था सब क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाता है। ये एकदम सच्चाई है स्टूडेंट का, ये सब एकदम, ये नेचर जो है एकदम सच्चाई वाला नेचर है कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो 10 दिन से, 5 दिन नहीं समझ में आया, जिस दिन से आपको समझ में आना शुरू हुआ उस दिन से पीछे वाला भी ऑटोमेटिक अपने समझ में आने लगता है, सारा बात पल्ला पड़ने लगता है। लेकिन आपको थोड़ा सा हौसला रखना होगा, बर्दाश्त करना होगा, आना होगा, कोशिश करते रहना होगा, डेली क्लास करना होगा, क्योंकि नंबर का सवाल है, इज्जत का सवाल है, नाम कमाना है, टॉपर करना है, ये सोच होना चाहिए। ये सोच रहेगा तो मेहनत अपने आप होगा, आप डेली आओगे, पढ़ोगे, मन लगा पढ़ोगे। मैथ पूरा रिवीजन डेली मांगता है, आप उनका डेली मांगता है। और जो झूठ बोल के हाथ खड़ा भी कर रहे हो, बच भी जा रहे हो, केकरा क्या करोगे? रिजल्ट वाले दिन तो दिखिए जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे, और झूठ बोल रहे थे केकरा क्या कर लेगा, आप हमरिन का क्या करेगा, अपने आप को करेगा। घर वाला किसी तरह गुजार लिया, अब आपका लाइफ है, आप झूठ बोलो, चाहे गढ़ा में जाओ, चाहे कुछ करो, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम लोग का सच्चाई बताने का काम है। अगर वो काम करना चाहते हो तो इस रास्ता पर चलो, नहीं करना चाहते तो झूठ बोलो, बचो। कितना दिन बचेगा मार खाने से? अभी मार खाने से बचेगा, 2-4 साल के बाद ऐसा मार खाएगा या ऐसा गड्ढा में जाएगा कि वहां से कोई फिर उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। कितना अच्छा बात बोले यार ना। चलिए हेडिंग डालिए त्रिभुज। हम लोग डायरेक्ट बिना कुछ थ्योरी पढ़े हुए पहले एक प्रमेय आपको पढ़ाते हैं, बड़ी आसान प्रमेय यार, मन में इतना भावना डर वाला भय बैठा देता है ना, आई जाए। सबसे पहले तो आदमी इधर उधर पूछ के अपने आप को मतलब डर जाता है। आप कभी भी कोई चीज इधर उधर मत पूछो, जो चैप्टर आप सुने हैं टफ है, जो कॉन्सेप्ट सुने हैं टफ है, जो क्वेश्चन सुने आप टफ है, जो नौकरी के बारे में सुने हैं टफ है, उसको 50 जगह मत पूछो, कभी मत। 50 आदमी से सजेशन मत लो, 50 आदमी से पूछना शुरू मत करो, एकदम पूरा इतना डरा देगा नहीं कि ओकर बारे में फिर सोचना भी बंद कर दे। और जबकि 5 साल बाद पता चलेगा चेंगा वाला बल था, कोई भी इसको कुछ भी कर सकता। तो काहे उस तरह हुआ? आप 50 जन पूछे गए, उसी में आपको ऐसा आदमी मिल गया जो सर्वा बुर्बक, जो आपके बारे में हमेशा गलत सोचता है, वो तो गलत सजेशन दे दिया। जिसको पता नहीं है उससे भी पूछल गए,
जिसको उसका ये भी नहीं पता उसको पूछल गए। किसी के भी मत पूछो, बस एक आदमी पर भरोसा करो, चाहे आप जिसको भी मानते हो, पढ़ाई के क्षेत्र में चाहे कोई भी क्षेत्र में है ना, चाहे वो जो भी क्षेत्र, उसको मान के चलिए, उसी को बात मानिए। अगर वो बोला सही तो सही, गलत तो गलत, और अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप को भी थोड़ा सा सोचिए। अभी यूट्यूब वगैरह का जमाना आ गया, थोड़ा सा उस पर भी सर्च कर लीजिए, और ज्यादा इन्हें उन्हें उछलना नहीं, यहाँ वहाँ करके है ना। आदमी पूछ पाछ के भाई बना लेता है कि परमय थेल्स परमय का है, बड़ी टफ है, ई है, कुछ नहीं। अभी बड़ी आसानी से हम समझाने वाले हैं, बड़ी मजा आ जाएगा। समझो आज एक परमय आप लोग पढ़ लोगे, थेल्स परमय। थेल्स परमय बोलते हैं इसी को हम लोग, थेल्स परमय बोलते हैं, थेल्स परमय, इसी को थेल्स परमय बोलते हैं। हेडिंग डालिए जी, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। पहले समझते हैं कि परमय है क्या चीज। अरे परमय का मतलब क्या होता है जानते हैं हंसराज? परमय का मतलब होता है कि आपको 2 लाइन में कुछ बोला जाएगा, 2 लाइन 3 लाइन में कुछ बोला जाएगा। उस लाइन में आपको 1-2 बात दिया रहेगा और 1-2 बात आपको सिद्ध करके दिखाना रहेगा, इसी को बोलते हैं परमय। परमय का मतलब 2 लाइन 3 लाइन में कुछ लिखल रहेगा, बोलल रहेगा, और उस 2-3 लाइन में आपको 1 या 2 बात दवल रहेगा, और उसी में से 1 या 2 बात आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परमय। बस वही समझना कि जो दवल है उससे क्या रिजल्ट मिलता है, और जो सिद्ध करना है वो कौन कौन रिजल्ट से सिद्ध होगा। जो दवल है उससे क्या क्या रिजल्ट होता है वो रिजल्ट याद रखना होगा, और जो प्रूव करना है वो कौन कौन रिजल्ट से आने वाला है वो रिजल्ट याद रखना होगा। अगर आपको दवा दिया हुआ से रिजल्ट पता है, और जो सिद्ध करना है उसके पहले थोड़ा बहुत अगर कोई रिजल्ट आपको पता है, अगर इतना पता तो क्वेश्चन ऐसे बन जाए। और आदमी इतने नहीं पता करता, और आदमी अपने आप को एक कमजोर समझे लगता, भय बना लेता है। सुने जी, और यही चीज जो दवल है उससे रिजल्ट, और जो प्रूव कर रहा है उसके पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगावे, क्या लगावे, अगर यही दोनों बात अगर आप समझ गए तो परमय आपके लिए आसान हो गया। कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, आसानी से आप किसी को समझा सकते हो, बना सकते। सुनिए, अब देखिए इस परमय में क्या क्या दवल है, क्या सिद्ध करना। परमय का मतलब बोले 1000 बार बोल रहे हैं कि 2-3 लाइन में कुछ दवल रहेगा और कुछ आपसे सिद्ध करने बोले। इसमें क्या दवल है, क्या सिद्ध करे बोल रहा है वो सुनिए, क्या दिया हुआ, क्या सिद्ध करे बोल रहा है। इसमें बोलता है बाबू थेल्स परमय की एक त्रिभुज है, त्रिभुज, चैप्टर का नाम त्रिभुज है, त्रिभुज से ही संबंधित रहेगा। सारा परमय त्रिभुज से संबंधित, जितना परमय इस चैप्टर में पढ़ोगे सब त्रिभुज से संबंधित। देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, त्रिभुज का 3 भुजा होता है। कोई भी एक भुजा, कोई भी एक भुजा जो मन कर रहा है, कोई भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है। कोई भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दिए। देखो ये त्रिभुज था ABC, हम BC के समानांतर एक रेखा खींच दिए PQ, समानांतर खींच दिए। तो कहता है कि बता ये जो रेखा PQ है से ई भुजा और ई भुजा को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। यही है थेल्स परमय, यही है परमय 6.1। बहुत आसान है। कहता है कोई भी अगर हम त्रिभुज ले, कोई भी त्रिभुज, हम ABC एक त्रिभुज लिए, है ना, इस भुजा के मान लो तुम समानांतर खींच दिया एक रेखा, इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा, PQ एक समानांतर खींचा। तो कहता अब बताओ कि जो PQ है से ई भुजा को और ई भुजा को बराबर बराबर अनुपात में बांटता है। बराबर बराबर अनुपात का मतलब हुआ BP अगर भागा PA करेंगे तो BQ भागा क्या होना चाहिए, QC। इसी के अनुपात बोलते हैं। अनुपात मतलब भागा, अनुपात मतलब भागा, इतना भागा इतना, इतना भागा इतना, और क्या कहता है कि बराबर आएगा, सो सिद्ध करो। यही है परमय 6.1, इसी को बोलते हैं थेल्स परमय। कोई भी त्रिभुज ले लो, कोई भी त्रिभुज, अगर तोरा मन कर रहा है सर हम एक कर समानांतर खींचेंगे, एक कर समानांतर, ये भुजा के समानांतर खींचेंगे, ये भुजा खींचो, क्या दिक्कत। कोई भी भुजा शुरू में बोल दिए जे मन कर रहा वो भुजा का,
अगर तू एक रेखा समानांतर खींचा और वो दोनों भुजा को इसको छोड़ करके जो दो भुजा बचा, वो भुजा को जो जो बिंदु पर काटेगा वो दोनों भुजा को कैसा अनुपात में काटेगा? समान अनुपात में काटेगा। समझा? समान अनुपात में काटेगा। यही सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ऐसा सचमुच में होता है, क्या ये सही बात है। इसी को बोलते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय। यही है 6.1 का प्रमेय। मतलब आपको दिया है 2 लाइन 3 लाइन बोला, इसमें जरूर कुछ डबल और कुछ सिद्ध करे बोला। देखिए समझिए क्या दिया है, क्या सिद्ध कर बोला है कि कोई भी त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज दे दिया गया है, उसका कोई भी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे, मतलब समानांतर भी दे दिया गया है। समानांतर रेखा खींचेंगे मतलब समानांतर भी दे दिया गया है। तो कहता है कि वो समानांतर रेखा जो दोनों भुजा को काटेगा उसको समान अनुपात में बांटता है। ये सिद्ध करके दिखाई, मतलब आपको समान अनुपात में बांटता है सो सिद्ध करना है। समान अनुपात में बांटता है सो सिद्ध करना है। समानांतर है ये दे दिया गया है। एक त्रिभुज है वो भी दे दिया गया है। एक त्रिभुज है दे दिया गया है। समानांतर खींचते हैं या समानांतर है एक रेखा वो भी दे दिया गया है। तो कहता है कि समानांतर अगर है तो बताओ वो रेखा जो समानांतर था, जो दो भुजा बचा, जो दोनों भुजा को काट रहा है रेखा से, क्या उसको वो समान अनुपात में काट रहा है? सो सिद्ध करके दिखाई। अभी देखिए हम लोग सिद्ध कर देते हैं इतना बराबर इतना, इतना है ना, जिसको भी काटेगा इतना भागा इतना बराबर इतना भागा इतना, अभी आसानी से सिद्ध हो जाए। यही है थेल्स प्रमेय। सुने जी, लिखो किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तब वह रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तब वह रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है या काटती है, जो लिखना है। सुने जी, यही किताब का 6.1 प्रमेय है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, देखो सिद्ध करने जा रहे हैं। देखिए लिखेंगे, माना सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लिए बाबू, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज लिए। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सुनते रहो, लिखने का आपको समय दिया जाएगा। एक त्रिभुज लिए, हम BC के समानांतर एक रेखा खींचे, इसको DE मान लो, DE एक हम रेखा खींचे। ठीक जी, देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। माना एक त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ABC है, जिसमें रेखा D भुजा BC का समानांतर है। कोई दिक्कत जी? BC का क्या है? समानांतर। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है या माना जो भी। अब देखो है ना, हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD भागा DB बराबर AE भागा इस, ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। सुने जी बात को? सुन रहे बात को? अब देखिए सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। कभी भी प्रमेय को सिद्ध करना बाबू तो थोड़ा सा अपना भी खोपड़ी लगाना हो, थोड़ा बहुत रचना करना पड़ता है।
ज्यादा यहाँ रचना नहीं करना है, कुछ भारी भरकम यहाँ नहीं दिमाग लगाना है, पूरा हल्का सा दिमाग लगाना है। काहे लगाना है, सब बात समझ में आए, सारा बात क्लियर हो। सुने जी, देखिए क्या थोड़ा सा याद दिमाग लगाना है, रचना करना है। थोड़ा सा हम लोग बी और ई को मिला देंगे बाबू, बी और ई को मिला दिए, डी और सी को भी मिला देंगे बाबू, डी और सी को भी मिला दिए। उसके बाद हम लोग ए डी पर एक लम्ब डालेंगे, बिंदु ई से, बिंदु ई से एक लम्ब डालेंगे। उसके बाद ए ई पर भी हम लोग एक लम्ब डालेंगे, बिंदु डी से लम्ब डालेंगे। मान लो ये डी एम है तो इसको क्या मान ले हम लोग, ई। बस इतना ही रचना करें और कुछ नहीं। सुने जी क्या क्या किए सो, बिंदु बी और ई को मिला देना है, बिंदु सी और डी को मिला देना है, ये ई पर एक लम्ब डालना है डी एम, और ए डी पर एक लम्ब डालना है एन ई या ई एन। बस इतना ही याद रहेगा जी। एक बार भी थोड़ा सा आज रूम में घर में जाके 5 मिनट भी टाइम दोगे, हमसे भी ज्यादा याद हो जाए। फिर कोकरो बता देगा फोनो करके, बोला ले थेल्स पर में सुन भी का, ले बताओ। चलिए थोड़ा सा उसको लिखिए, लिखा जाता है, लिखिए डी एम लम्ब डाले ए ई पर, इसको लिख सकते हो डी एम, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दोगे हो जाएगा। डी लम, इसका मतलब होता है लम, लम मतलब 90 डिग्री, डी एम लम ए ई, और एन ई लम ए डी, खींचा, खींचा या खींचे, खींचा। और क्या किए, बिंदु बी को, बिंदु बी को, बी को, बिंदु बी को ई से, ई से बिंदु सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। यहां तक किन्हीं तकलीफ हो रहा है का? सिद्ध करने के पहले हम आपको, ज्यादा दिन नहीं, कल या 2 दिन पहले हम आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बारे में बताए थे। याद होगा कि अगर त्रिभुज कोई भी रहे, उसका ऊंचाई अंदर से पता हो चाहे बाहर से, तो भी उसका क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज वाला सूत्र से निकलता है, बताए थे। और उसमें आधार वही लेंगे जो पहले से पता हो, जो त्रिभुज का पहले से पता हो। जैसे आज करवाते हैं, देखो इधर आज करवाते हैं, मान लो एक त्रिभुज है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कौन त्रिभुज है, समकोण तो है ही नहीं, लेकिन अंदर से लंब है से पता है। अब इस समकोण त्रिभुज के सूत्र से बने, कैसे सूत्र होगा, क्या होगा, 1/2 ऊंचाई आधार, आधार BC होगा, ऊंचाई AD। बताए थे ना उस दिन, बोले थे कि परमें भी आने वाला, आ गया। एक और बताए थे कि मान लो इस तरह का एक त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, और इसमें बाहर से लंब डाला गया है, बाहर से लंब डाला गया है, तो भी इसका सूत्र यही होगा 1/2। अगर आधार BC होगा, BC गुना ऊंचाई कितना होगा, A। याद है कि भुला गए? बस यही काम करना है, क्वेश्चन बन गया, प्रूव हो गया। देखिए यही करना है हमको। सीध क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में लाते हैं, AD भागा DB बराबर AE भागा EC। सीध करना था कि नहीं? मतलब हम लोग ऐसा काम करें, हम लोग ऐसा काम करें कि उसमें AD आना चाहिए, उसमें DB आना चाहिए, उसमें AE आना चाहिए, उसमें EC आना चाहिए। जहां AD एक भुजा है, DB भी एक भुजा काम कर रहा है, AE भी एक भुजा काम कर रहा है, EC भी एक भुजा का काम कर रहा है। ऐसा भी 4 को काम करना होगा, 4 को भी दिमाग लगाएंगे, 4 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट में AD लाएंगे, एक में DB, एक में AE, एक में EC। जिसमें AD और DB आएगा वो दोनों का भागा दे देंगे, तो AD भागा DB आ गया। जिसमें AE और EC रहेगा वो दोनों का भागा दे देंगे, इधर AE बराबर AC आ गया, EC आ गया। अब फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि AD DB आएगा कैसे? तो कभी भी कोई त्रिभुज का भुजा लाना है
तो वो क्षेत्रफल के ही सूत्र से आएगा और कोई उपाय नहीं, क्षेत्रफल के ही सूत्र से आएगा। सुने जी, और क्षेत्रफल का भी सूत्र बताए ना कि समकोण त्रिभुज नहीं भी रहेगा लेकिन लंब रहेगा तो समकोणे त्रिभुज के सूत्र से वो बने। अभी बताएं। चलिए अब एडी के कर में पहले उसमें जाते। एडी मिला तो देखो तो एडीई एक त्रिभुज मिल रहा है। देखो 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 मिल रहा है, जिसमें लंब भी मिल गया, ये लंब डाले हैं ना, लंब मिल गया। अब आपसे हम एडीई का क्षेत्रफल पूछे तो आधार एडी और ऊंचाई एनी, एडी आ गया कि ना। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बोलो 1/2 गुना एडी गुना एनी होगा कि ना, हाँ या ना, सही लिखे। चलो कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ए आर ब्रैकेट में ए डी ई, एक मतलब हुआ एक त्रिभुज है ए डी ई, ओकर ए आर मतलब एरिया, एरिया एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते 1/2 ए डी गुना एनी। बोलो कोई दिक्कत, ए डी आ गया। अब और लाना था डीबी, डीबी खोजो, ढूंढो ढूंढो के नहीं मिला डीबी। तो देखो तो एक त्रिभुज दिख रहा है डीबी में, एक त्रिभुज दिख रहा है। अच्छा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही त्रिभुजवन देखो बाहर से लंब डालल है, देखो देखो सूझ रहा होगा अगर गौर से, तो बाहर से लंब डालल है तो एक का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार आधार डीबी लेंगे गुना ऊंचाई, ऊंचाई एनी लेंगे। बुझा रहा है जी। तो इसी तरह अगर हम एरिया डीबीई निकाल लें, बोलो कोई दिक्कत। अब दोनों को भागा करना है, इसलिए दोनों को आपस में क्या करना होगा, भागा करना होगा। तो दोनों को आपस में भागा कर देते हैं, एडी भागा डीबीई। इधर भागा करेंगे 1/2 एडी गुना एनी, इधर 1/2 डीबी गुना एनी। हमको लगता है एनी कटा, 1/2 कटा, एडीई एडीई भागा डीबीई बराबर एडी भागा डीबी। आया कि नहीं, समीकरण नंबर इधर आ गया। अब इधर लाना है, एई लाना है, एई खोजो, एई मिला, एई देखो फिर एक त्रिभुज बना रहा है, इसमें भी देखो अवर लंब है तो एई, इसका भी सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी 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 मिला, इसी भी एक त्रिभुज बन रहा है। देखो 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 इसमें भी बाहर से लंब है, देखो लंब है बाहर से, इसका भी सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार, आधार मतलब इसी गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब डी। सुने जी। चलिए लिखेंगे एरिया ये डी, ये डी बराबर 1/2 गुना ए गुना डी एम। चलो उसी तरह एरिया, कौन एरिया, ई सी डी, ई सी डी 1/2 गुना ई सी गुना डी। बोलो हाँ या ना। अब ये बोलो बाद में ना, भागा दे देंगे, भागा दे दिए, ए ई डी भागा ई सी डी बराबर 1/2 ए ई भागा डी एम भागा 1/2 ई सी भागा डी एम। डीएम डीएम कट गया, 1/2 कट गया। आपका आ गया ए डी भागा ई सी, इधर आ गया ए भागा समीकरण नंबर। कोई दिक्कत, दो समीकरण लाए, दोनों को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक लिखे। अब देखो ये 2 समीकरण आया। अब यहाँ सुनो 2 मिनट और सुनो, बाकी बात सब खेला खत्म हो गया। परमेश दो देखो, हमको सिद्ध करना, ये दोनों को बराबर करना है। देखो
यही दोनों बराबर करना है। देखो ना, AD भागा DB, AD भागा DB बराबर AE भागा इसी, यही सिद्ध करना था। तो ये दोनों बराबर कब होगा? जब ये दोनों बराबर होगा तब ने। अगर हम ये दोनों को बराबर कर दे तो इधर वाले ने अपने आप बराबर हो जाएगा। हमको ये दोनों बराबर सिद्ध करना, तो ये दोनों बराबर सिद्ध करना होगा। अब ये दोनों बराबर कब होगा? जब ये त्रिभुजवा एकरोम रहे और ये त्रिभुजवा एकरोम रहे, हूबहू एक रहे तब ने। तो ADE है AED एक क्या हुआ? ADE AED एक हुआ, तो E तो बराबर हो गया। अब बच गया E और E। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरी क्या हो गया? राइट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगा? केवल अब ये दोनों को बराबर करना है। अब ये दोनों है क्या चीज? ढूंढो। केने है? केने गया? DBE मिल गया। ECD मिल गया। मतलब ये दोनों त्रिभुजवा को बराबर करना है। ये दोनों त्रिभुजवा को। अच्छा, ये भुजा और ये भुजा का दिया हुआ था? एगो नोमम पर में पढ़े होंगे आप दिला देते। एगो नोमम पर में पढ़े होंगे। कभी भी दो भुजा समानांतर रहता है, दो भुजा समानांतर, सुन लो, नहीं पढ़े तो रट जा। दो भुजा समानांतर, उसमें से एक समानांतर भुजा को आधार मानते हुए, आधार का मतलब एक भुजा मानते हुए अगर आप दो गो त्रिभुज खींचते हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ये परमय है 9 क्लास में, और ना है तो सुन लो, राइट लो, याद कर लो। कभी भी समानांतर भुजा के बीच में कोई भी एक भुजा, चाहे एकरा चाहे एकरा, आधार मानते हुए अगर आप दो गो त्रिभुज खींचे, आधार मानते हुए अगर आप दो गो त्रिभुज खींचे, देखो एक त्रिभुज, ये दोनों क्या था? समानांतर। ये पूरा समानांतर को आधार माने, एगो भुजा माने, दो गो त्रिभुज खींचे, देखो दो गो त्रिभुज खींचे, दोनों आपस में बराबर हो। क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता। रट जा। दो समानांतर भुजा के बीच में अगर एक समानांतर भुजा को आधार मानते हुए चाहे आप कितनों त्रिभुज खींचो, समानांतर रेखा बीच में ही होना चाहिए, सभी का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। अब आई, ये दोनों समानांतर था, इस एक भुजा को आधार मानते हुए देखो एक त्रिभुज खींचा, फिर इसी को आधार मानते हुए एक और खींचा, तो दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर होगा। ये तो परमेय है, दोनों पक्का बराबर होगा कि ना? देखिए, दोनों बराबर लिख देंगे रे बाबू, दोनों बराबर लिख देंगे। लिखेंगे एरिया DBE बराबर एरिया ECD होगा। काहे? क्योंकि, ठीक है, इसको मान लिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2, 3 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? ये पहले से बराबर है, ये दोनों तो बराबर होता है परमेय से, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज है और एक समानांतर को आधार माना गया है, तो ये दोनों तो पक्का बराबर होगा। लिख भी दिए। तो समीकरण 1, 2, 3 से ये दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा नीचे नहीं लिखो, अब डायरेक्ट लिखो समीकरण 1, 2 और 3 से दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर। AD भागा DB बराबर AE भागा EC, इसी के साथ 6.1 पर में हो गया। इसी को बोलते हैं थेल्स पर में। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं। रिवीजन करना, 3-4 बार रिवीजन करना, घर में 5 मिनट 10 मिनट टाइम देना, रिवीजन करना, सारा बात पल्ला पड़ेगा, बहुत मजा आएगा, पूरा आसान लगेगा, आप भी किसी को समझा दोगे। किताब देखने कोई जरूरत नहीं। अभी के जमाना में नहीं पढ़ोगे कहीं उसका वैल्यू नहीं। अच्छा से पढ़ोगे तो आपको हर जगह अच्छा इज्जत मिलेगा, अच्छा वैल्यू मिलेगा। कम पढ़ोगे कम इज्जत वैल्यू मिलेगा, और कम पढ़ोगे पूरा कम वाला इज्जत वैल्यू में चल जाओगे।
नहीं पढ़ोगे तो वही फिर लेबर मिस्त्री वाला वैल्यू में चल जाओ। तो ये पढ़ाई का वैल्यू बना ही रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक पूरा धरती रहेगा तब तक पढ़ाई का वैल्यू बना रहेगा, और जो जितना पढ़ेगा उसका उतना इज्जत वैल्यू बना रहेगा, ये कभी कम होने वाला नहीं। सुना जी, तो सिद्ध किए थे बाबू कि अगर कोई भी त्रिभुज का एक भुजा का अगर कोई समानांतर रेखा खींचते हैं, समानांतर रेखा मान लो पी क्यू खींचे, समानांतर रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा खींचते हैं जो किसी भी भुजा के समानांतर हो, तो वो जो दो भुजा को काटती है ना, वो दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटती है। ये कल हम लोग प्रूव किए थे। तो इसका मतलब बाबू कि अगर आपके पास दिया हुआ है, अगर आपके पास दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है पी क्यू समानांतर है किसका, बीसी का, तो कल आप सिद्ध किए ना बाबू, क्या सिद्ध किए, एपी भागा पीबी बराबर ए क्यू भागा क्यूसी, सिद्ध किया कि ना। अच्छा, अगर मान लो कि अगर इस तरह लिखा रहे, दूसरा तरह से लिखा रहे, हम लोग कल सिद्ध किए एपी भागा पीबी बराबर ए क्यू भागा क्यूसी। अगर कहीं लिखल रहे एपी भागा ये भी और इधर लिखल रहे ए क्यू भागा ये सी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। अगर कोई भी त्रिभुज का एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अगर उस अनुपात को ऐसे भी लिख दे एपी भागा ए बी और इधर ए क्यू भागा ए सी, अगर इधर ए पी लिया तो इधर ए क्यू लेना चाहिए, और इधर ए बी लिया तो इधर ए सी लेना चाहिए, वो भी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी, ये भी रिजल्ट सही है। ऐसा नहीं कि खाली यह होता है, ये भी रिजल्ट सही है। एक और रिजल्ट सही है, क्या चीज से देखो, अगर आपको कहीं मिल गया तीसरा रिजल्ट में पीबी भागा ए बी, पीबी भागा ए बी, और इधर मिल गया आपका क्यूसी भागा ए सी, ये भी आपका रिजल्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। मतलब ये भुजा का अनुपात बराबर होता ही है, साथ ही ये भुजा बड़का भुजा, ये भुजा बड़का भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। ये भुजा बड़का भुजा, ये भुजा बड़का भुजा का भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। एक प्रमेय में 3 रिजल्ट मिल गया। अब आपको कहीं मान लो ये रिजल्ट मिल गया, कहीं लिखा हुआ बोल दिया कि ए बी भागा ए पी है, कोई भी पहले लिख दे, ए बी ही पहले लिख दे ऊपर में ए पी नीचे, या ए पी नीचे ऊपर लिख दे ए बी नीचे, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। मान लो कहीं लिखल मिला ए बी भागा ए पी, ए सी भागा ए क्यूब है, तो बताइए कौन प्रमेय से आया, थेल्स प्रमेय से आया, प्रमेय नंबर 6.1 से ही आया। सुने जी, और अगर ऐसा है तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, पी क्यू और बी सी आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या होता है से देखो, कहता है कोई भी त्रिभुज में अगर एक रेखा दो भुजा को बराबर अनुपात में बांटती है, तो वो जो रेखा होता है ना से तीसरा भुजा का ऑटोमेटिक क्या होता है, समानांतर होता है। उल्टा बोल रहे हैं, कल हम लोग पढ़े कि समानांतर अगर रहेगा तो बराबर अनुपात में बांटेगी, आज बोल रहे हैं कि अगर बराबर अनुपात में बांट रहा है तो वो तीसरा भुजा का क्या होगा, समानांतर होगा। सुने जी, तो चाहे ये बोले रहेगा तो ये लिख देंगे, चाहे ये बोला रहेगा तो ये लिख देंगे। अगर समानांतर दिया रहेगा तो अनुपात को बराबर लिखेंगे, और अनुपात को बराबर में आप ये भी लिखोगे तो भी सही, ये भी लिखोगे तो भी सही, ये भी लिखोगे तो भी सही। अगर अनुपात दिया रहेगा
तो दोनों रेखा का आप समानांतर बोल सकते हो। अगर अनुपात इस तरह दिया रहेगा तो भी आप दोनों को समानांतर बोल सकते हो। अगर अनुपात ये वाला दिया रहेगा तो भी आप दोनों को समानांतर बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि ये हेतर डबल रहेगा तबे समानांतर बोलेंगे ना, ये तीनों में से कोई भी रिजल्ट अगर डबल रहेगा ने तो वो रेखा हमेशा तीसरा भुजा का क्या होगा, समानांतर होगा। कुछ सुने जी, कुछ बुझाया। मान लो एक क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ऐसे है, ऐसे एक त्रिभुज है। सुने जी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, दे दिया है ए बी बराबर 8 दे दिया 8, ए बी बराबर 8 दे दिया 8, और ए पी बराबर दे दिया 4, ए पी बराबर 4, फिर ए सी बराबर 10 दिया हुआ 10 10 10, और ए क्यू बराबर दिया है 5। तो कहता है बताइए पी क्यू और बी सी आपस में क्या होगा, पी क्यू और बी सी आपस में क्या होगा, क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि ए बी और ए पी दिया हुआ है, ए बी और ए पी, इधर ए सी दिया हुआ है, ए सी और ए क्यू। अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया। तो चाहे ये अनुपात, ये अनुपात, चाहे ये अनुपात, ये अनुपात, ये चाहे ये अनुपात, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, ये तीनों में से किसी का भी रिजल्ट पता रहेगा ने, हमेशा ये रेखा इसका क्या होगा, समानांतर है। सुने जी, हमेशा ये रेखा समानांतर होगा। एक त्रिभुज है, अब आपको दे दिया गया है, देखो बाबू सुनो, आपको दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है ए पी भागा पी बी, ए क्यू भागा क्यू सी, ये दे दिया हो, ये दे दिया हो, चाहे ए बी भागा ए पी, ए सी भागा ए क्यू, चाहे ए बी भागा पी बी, है ना, ए सी भागा क्यू सी, ये तीनों में से कोई भी रिजल्ट पता हो तो इसका मतलब पी क्यू हमेशा समानांतर होगा किसका बाबू, बी सी। अनुपात दिया हो तो समानांतर होगा, कल प्रूव किए अगर समानांतर दिया हो तो अनुपात बराबर हो। सुने जी।